हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। लास्ट क्लास में अपन ने रेनल सिस्टम को कंटिन्यू किया था, जिसमें अपन ने रेनल फिजियोलॉजी के अंदर यूरिन फॉर्मेशन के बारे में बात किया था। और वीडियो के कमेंट बॉक्स में कुछ डाउट थे जिनके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बोला था, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो उन्हीं के बारे में कुछ अपन डिस्कस करते हैं, उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन सेंड किए थे मेरे को। एक था पोडोसाइट जो सेल होती है उनके बारे में, पोडोसाइट, और एक क्वेश्चन था फेनेस्ट्रेटेड ग्लोमेरुलस। तो बात करें पोडोसाइट की, तो पोडोसाइट सेल जो एक स्पेशल टाइप की सेल होती है, ये क्या करती है, जो अपना बोमन्स कैप्सूल होता है, ये बोमन कप, और यहाँ पे जो कैपिलरीज का नेटवर्क था, इन कैपिलरीज का जो ये नेटवर्क है यहाँ पे, जैसे ये कैपिलरीज, ये दूसरी कैपिलरीज, ये तीसरी कैपिलरीज, फोर्थ कैपिलरीज, तो इन कैपिलरीज के चारों तरफ यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, आपके ये से सेल पाई जाती है इनके चारों तरफ इस टाइप से। इनको हम क्या बोलते हैं, कवरिंग ऑफ द कैपिलरीज इज नॉन ए स्पेशल टाइप की सेल होती है, वो होती है पोडोसाइट, जहाँ पे आपको फिल्ट्रेशन, जिनके थ्रू फिल्ट्रेशन मिलेगा। और दूसरा था, इसके जो बीच में स्पेस प्रेजेंट है, ये जो स्पेस है, इस स्पेस में जो अपन ने कल बात किया था, वो जो स्पेशल टाइप की सेल थी उसको अपन ने क्या बोला था, मेसेंजियल सेल। और एक और वर्ड है फेनेस्ट्रेटेड ग्लोमेरुलस। फेनेस्ट्रेटेड का मीनिंग है, कल अपन ने देखा था दो टाइप की, जो अपन ने बात किया था कि जितना ज्यादा जो आपका सरफेस एरिया है वो जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आपको क्या मिलेगा, फिल्ट्रेशन मिलेगा। तो वहां पे अपन ने बात किया था, जैसे ये ग्लोमेरुलर है और इसके अंदर जो ओपनिंग पाई जाती है इस टाइप से, ये ओपनिंग्स, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन के लिए आपके पास ओपनिंग प्रेजेंट है, इस टाइप के ग्लोमेरुलस को हम क्या बोलते हैं, फेनेस्ट्रेटेड। तो ग्लोमेरुलस जो होता है अपना, वो क्या होता है, फेनेस्ट्रेटेड होता है। फेनेस्ट्रेटेड यानी छिद्रित, छेद पाए जाते हैं, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, फेनेस्ट्रेटेड। तो छिद्रित इस टाइप का ग्लोमेरुलस पाया जाता है, इसको अपन बोलते हैं फेनेस्ट्रेटेड ग्लोमेरुलस। तो ये दो क्वेश्चंस थे। उसके बाद एक और क्वेश्चन था जिसमें यूरिन का जो अमाउंट था उसके बारे में एक डाउट था। तो बात करें यूरिन का, तो मैंने आपको बताया था मिनिमम अमाउंट 500 ml यूरिन आउटपुट मिनिमम पर डे, और जो मैक्सिमम था वो है 3500 ml पर डे की बात करें अपन, ml यूरिन पर डे, और ये भी यूरिन पर डे। मैक्सिमम आपका कितना हो सकता है, ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। तो इसके बीच में जो वैल्यू है वो क्या है, नॉर्मल। तो आप चाहे 750 हो चाहे 1000 ml हो, वो सारी क्या है, नॉर्मल रेंज है। ये जस्ट अपन ने डिस्कस किया था कि मिनिमम कम से कम पर डे में कितना होना चाहिए, 500 ml मिनिमम होना ही चाहिए। उससे कम है मतलब आपकी किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग में नहीं है। और अगर 3500 से है तो और कोई अदर पैथोलॉजी हो सकती है, जैसे डायबिटीज मेलाइटस या डायबिटीज इंसिपिडस और अदर कंडीशन कोई भी हो सकती है, तो वो कंडीशन 3500 से ज़्यादा होने पे अपन कंसिडर करेंगे। 500 ml से कम यूरिन आता है तो उसको अपन बोलते हैं ओलिगोयूरिया। 3500 ml से ज़्यादा आता है तो उसको अपन बोलते हैं पोलीयूरिया। अब अपन स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और आज अपन डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है रास सिस्टम, या जिसको अपन बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। एक इंपॉर्टेंट सिस्टम वो है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, या इसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम या रास सिस्टम। तो इस सिस्टम के बारे में आज अपन डिटेल में बात करेंगे कि ये सिस्टम क्या होता है, कैसे इसके अंदर फंक्शंस होता है, क्या एंजियोटेंसिन होता है, क्या एल्डोस्टेरोन होता है, कैसे कैसे इसमें वर्क होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो बात करें सिस्टम की, ऑलरेडी अपन ने बात किया था किडनी की, कि जो आपका एफरेंट आर्टेरियोल है वो ब्लड लेके आ रहा है, और एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू आपका वेनस ड्रेनेज हो रहा है, वापस जा रहा है वेन के अंदर। और उसके अलावा अपन ने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर्स में कुछ रिसेप्टर देखे थे, जैसे आपका एक बेरो रिसेप्टर था, एक कीमो रिसेप्टर था। बेरो रिसेप्टर जो आपके प्रेशर को मॉनिटर कर रहा था, और कीमो रिसेप्टर जो आपके
जो आपके सोडियम को मॉनिटर कर रहा था मोस्टली। तो बात करें अपन, जैसे किसी भी पर्सन की बात करें, ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, और यहाँ से आपका ब्लड किसके पास जा रहा है, नेफ्रॉन किडनी के पास जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका किडनी है यहाँ पे, और इधर से आपको क्या मिल रहा है, ये ब्लड आपका फ्लो कर रहा है। ब्लड यहाँ से किसके पास जा रहा है, किडनी को ड्रेन हो रहा है, ये किडनी के पास पहुंच रहा है। और इधर से वापस ये ब्लड निकल के किस में जा रहा है, वापस आपकी जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है वहां से फिर से ये ब्लड इधर से किडनी से फिल्ट्रेट होके आपके सर्कुलेशन में आ गया। अब ड्यू टू एनी रीजन, कोई भी रीजन से यहाँ पे क्या हो जाता है, पेशेंट को इंजरी हो जाती है और यहाँ पे क्या होने लग जाता है, ब्लीडिंग होने लग जाती है। पर्सन को क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है। अब इस कंडीशन में बात करें अपन, पेशेंट का ट्रोमा की वजह से क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है। ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किया था कि जो टोटल कार्डियक आउटपुट होता है उसका 20% ब्लड किसको मिलता है, 20 to 25% किडनी के पास पहुंचता है। किडनी उसमें से जो फिल्ट्रेट है, फिल्टर करके रिमेनिंग वापस क्या कर देती है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में सेंड कर देती है। अब अपन बात करें कि अगर ये ब्लीडिंग होने की वजह से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो ब्लड वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब ये वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो जो किडनी के पास वॉल्यूम पहुंचा था वो भी क्या हो जाएगा, लो होगा। तो जो ड्यू टू ब्लीडिंग रीनल परफ्यूजन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और जब रीनल परफ्यूजन डिक्रीज होगा तो यहाँ पे किडनी क्या करेगी, जो ब्लड यहाँ से वापस सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रहा है उसके साथ में क्या सिक्रेट करेगी, एक स्पेशल टाइप का एंजाइम जिसको हम बोलेंगे रेनिन। ये आर किसको इंडिकेट कर रहा है, रेनिन को। ये रेनिन कहाँ पहुंच गया अब आपका, इसमें सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच गया। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला कॉन्सेप्ट अपना है वो यही है कि ऐसा क्या हुआ कि ब्लीडिंग हुई और ब्लीडिंग होने के बाद किडनी ने सडनली क्या रिलीज कर दिया, रेनिन रिलीज कर दिया। उसके बाद हम बात करेंगे कि रेनिन क्या करता है, क्यों रिलीज हुआ, उसका बाद में कॉन्सेप्ट है। पहले हम ये देखते हैं कि किडनी में ब्लीडिंग जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है वॉल्यूम कम होने की वजह से किडनी ने कैसे रेनिन को रिलीज किया, तो हम देखते हैं उसके बारे में पहले। तो यहां तक अपन ने देखा ब्लीडिंग हुआ, ब्लीडिंग होने से किडनी का जो परफ्यूजन हो रहा था वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और उसकी वजह से किडनी ने क्या रिलीज कर दिया, यहाँ पे रेनिन रिलीज किया। अब वो रेनिन रिलीज कैसे हुआ उसके बारे में हम अपन डिटेल में स्टडी करते हैं। बात करें किडनी के अंदर जो मेन आपकी स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन आपका पीसीटी, फिर लूप ऑफ हेनले। स्ट्रक्चर ऑलरेडी अपन ने पढ़ ली है डिटेल में, आप प्रीवियस वीडियो को जाके देखें तो स्ट्रक्चर के बारे में आप इजीली समझ सकते हैं। लूप ऑफ हेनले, उसके बाद आपका जो असेंडिंग कॉलम, असेंडिंग पार्ट ऑफ द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और उसके बाद आपका प्रॉक्सिमल कोरोनरी ट्यूब्यूल, डीसीटी डिस्टल कोरोनरी ट्यूब्यूल, और लास्ट में आपका कलेक्टिंग डक्ट। तो ये है आपका एक नेफ्रॉन की सिंपल सी स्ट्रक्चर। इधर से आपका एफरेंट आर्टीरियोल ब्लड लेके आ रहा है, और इधर से आपका ये एफरेंट आर्टीरियोल, इधर आपका इफरेंट आर्टीरियोल, ये आपका नेफ्रॉन हो गया। अब अपन ने देखा कि इधर से जो ब्लड फ्लो होके आ रहा था, रीनल परफ्यूजन क्या हो गया यहाँ पे, डिक्रीज रीनल परफ्यूजन ड्यू टू एनी रीजन। कोई भी रीजन हो सकता है, हेड इंजरी, ट्रॉमा हो सकता है, हाइपोवोलीमिया हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, कोई भी रीजन जिसकी वजह से आपका वॉल्यूम या जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। उसकी वजह से किडनी के पास ब्लड क्या पहुंच रहा है, कम पहुंचा है, रीनल परफ्यूजन डिक्रीज हो गया है। जैसे ही रीनल परफ्यूजन डिक्रीज होगा, ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किया था कि इस पार्ट की जो यहाँ पे जो सेल्स पाई जाती है, पूरी इस ल्यूमन के चारों तरफ क्या होती है, सेल्स पाई जाती है। इधर भी आपकी सेल्स पाई जाएगी दोनों तरफ। इन सेल की बात करें, ऑलरेडी मैंने आपको डिटेल में समझाया था लास्ट टाइम भी।
तो जो अपन नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखी थी तब अपन ने बात किया था इन सेल्स के बारे में। तो दो टाइप की सेल यहाँ प्रेजेंट है। फर्स्ट जो ऊपर की सेल है इनको अपन बोलते हैं पॉल्किंसन सेल, और नीचे वाली सेल को अपन बोलते हैं मैक्यूला डेंसा। मैक्यूला डेंसा क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि ये मैक्यूल फॉर्म हो रहे हैं और ये बहुत डेंस डार्क कलर में होते हैं, इसलिए इसको अपन बोलते हैं मैक्यूला डेंसा। और इस कॉम्प्लेक्स के बीच में आपके कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं जो इसको दोनों को कनेक्ट करके रखते हैं। और इस पूरे जो आपका ये कॉम्प्लेक्स बना है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स एक साथ मिलके क्या कहलाता है? जेजी एपरेटस या जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। तो यहां तक ऑलरेडी ये सारा अपन ने डिटेल में पहले पढ़ा है, पॉल्किंसन सेल, मैक्यूला डेंसा और जेजी एपरेटस या जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। तो अब अपन बात करते हैं इधर से कि जैसे ही सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, रीनल परफ्यूजन क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। जैसे ही रीनल परफ्यूजन डिक्रीज होगा, ये पॉल्किंसन सेल क्या करती है यहाँ पे? एवरी टाइम इसको ही अपन क्या बोलते हैं? बेरो रिसेप्टर। यही क्या है आपका? बेरो रिसेप्टर। ये किसको मॉनिटर करता है? प्रेशर मॉनिटरिंग। ये किसको मॉनिटर करेगा? प्रेशर को मॉनिटर करेगा। जैसे ही यहां से ब्लड जाएगा, जब ब्लड का वॉल्यूम कम होगा तो यहाँ जो प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब प्रेशर कम होगा तो ये सेल प्रेशर को मेजर करेगी और इनको क्या मिलेगा? लो प्रेशर मिलेगा। और जैसे ही पॉल्किंसन सेल को प्रेशर कम मिलेगा, ये ब्लड में क्या रिलीज कर देगी? यहां से ब्लड में रिलीज कर देगी रेनिन, और यहां से क्या रिलीज हो जाएगा? रेनिन रिलीज हो जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट, जब भी कोई वॉल्यूम कम होगा तो जो आपकी पॉल्किंसन सेल है वो प्रेशर को मॉनिटर करेगी, और जैसे ही उनको लगेगा कि प्रेशर कम है, डायरेक्टली वो क्या रिलीज कर देगी? रेनिन रिलीज कर देगी। फर्स्ट वे होता है रेनिन रिलीज होने का, ये प्रेशर के थ्रू। अब अपन बात करते हैं सेकंड, जब ये ब्लड आगे पहुंचेगा और यहाँ पे ड्रेन फिल्ट्रेशन होगा, तो जब पीछे से वॉल्यूम ही कम आ रहा है तो जो फिल्टर्ड होके इधर जो फ्लूइड आएगा उसका अमाउंट भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, डिक्रीज जीएफआर। जीएफआर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और जीएफआर डिक्रीज होगा, और जब ये कम वॉल्यूम का ब्लड यहां से निकले जाएगा, तो यहां पे अपन ने ऑलरेडी कल डिस्कस किया था कि जो सोडियम है अराउंड 65% सोडियम यहां पे क्या हो जाता है? रीअब्जॉर्ब हो जाता है। अराउंड 25% इस पार्ट जो आपका पीसीटी है, पीसीटी है, उसमें आपका डीसीटी के अंदर 25% रीअब्जॉर्ब हो जाता है सोडियम, और रिमेनिंग 10% कहां पहुंचता है? इस पार्ट में पहुंचेगा जहां पे मैक्यूला डेंसा प्रेजेंट है। तो जो सोडियम यहां से आ रहा था, फॉर एग्जांपल पहले 100 जो आपके सोडियम थे वो आ रहे थे, तो 100 में से 90 एब्जॉर्ब हो गए। यहाँ कितने पहुंचने चाहिए थे? 10 पहुंचने चाहिए थे, लेकिन वॉल्यूम कम होने की वजह से सोडियम का अमाउंट क्या हो गया? कम हो गया। अब 100 की जगह 50 आ रहे हैं। 50 में से सारे इधर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, 80%, 90%, और रिमेनिंग 5 आपको क्या मिलेंगे? यहाँ पे सोडियम मिलेंगे। तो ये मैक्यूला डेंसा सेल जब इस फ्लूइड के अंदर किसको मॉनिटर करेगी? यहाँ पे ये फ्लूइड पहुंचेगा, और जब ये फिल्टर्ड यहां पहुंचेगा तो इस सेल को यहां पे क्या मिलेगा? डिक्रीज सोडियम। और जैसे ही सोडियम का अमाउंट ये कम सेंस करेगी, इसको लगेगा कि बॉडी में सोडियम का अमाउंट, या इस फ्लूइड के अंदर सोडियम का अमाउंट क्या है? कम है। ये मैक्यूला डेंसा क्या करेगी? फर्दर इन सेल को स्टिमुलेट करेगी। मैक्यूला डेंसा किसको स्टिमुलेट करेगी? स्टिमुलेट पॉल्किंसन सेल। और जब मैक्यूला डेंसा इस पॉल्किंसन को स्टिमुलेट करेगी तो फर्दर और क्या रिलीज होगा? रेनिन। और ज्यादा क्या रिलीज हो जाएगा? रेनिन। तो दो वे हो गए यहाँ पे। पहला वे, जैसे ही प्रेशर कम होता है पॉल्किंसन सेल प्रेशर को मॉनिटर करती है, और आपका जैसे ही प्रेशर कम मिलता है क्या रिलीज कर देती है? रेनिन रिलीज कर देती है। दूसरा आपका मैक्यूला डेंसा, जिसको अपन अदर नेम से बोलते हैं, इसको अपन अदर नेम से बोलते हैं कीमो रिसेप्टर। ये क्या है आपका? कीमो रिसेप्टर। और ये क्या मॉनिटर करता है? सोडियम मॉनिटरिंग। तो जब भी इसको मिलेगा कि जो फ्लूइड फिल्टर्ड होके आया है उसके अंदर सोडियम का अमाउंट कम है, क्योंकि पीछे से फ्लूइड कम आ रहा है तो सोडियम भी कम होगा, और कम होगा तो इसकी वजह से ये सेल किसको स्टिमुलेट करेगी? फर्दर पॉल्किंसन सेल को स्टिमुलेट करेगी, और क्या रिलीज हो जाएगा आपका? और ज्यादा रेनिन रिलीज हो जाएगा। तो ये दो वे हैं यहाँ पे, एक तो आपका जो आपका एफरेंट आर्टेरियोल के जो सेल्स है उनके थ्रू, और दूसरा है आपका
जो ग्लोमेरुलर आपका नेफ्रॉन है उसका जो डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूबुल है डीसीटी, उस पार्ट में जो मैकुला डेंसा है उसके थ्रू आपको रेनिन मिल रहा है। 2 वे हो गए। थर्ड वे एक और होता है जिसके थ्रू भी आपका रेनिन रिलीज होता है, और वो है जो कीमो रिसेप्टर है। जो आपके कीमो रिसेप्टर होते हैं वो बॉडी में और अदर पार्ट में भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक और पार्ट होता है बॉडी का जिसको अपन बोलते हैं कैरोटिड साइनस। ये क्या है आपका कैरोटिड साइनस। तो जब बॉडी के अंदर वॉल्यूम कम होगा तो जो कैरोटिड साइनस है उनके अंदर भी प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कैरोटिड साइनस में क्या पाए जाते हैं, आपके बेरो रिसेप्टर पाए जाते हैं। वो वहां पे प्रेशर को मॉनिटर करेंगे और उनको लगेगा कि प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो ये कैरोटिड साइनस क्या करेंगे, यहां से मैसेज भेजेंगे आपके ब्रेन को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सीएनएस स्टिमुलेट होगा, यहां से किसको मैसेज गया, सीएनएस को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या हो गया, स्टिमुलेट हुआ। और ये स्टिमुलेट होके जो आपका सिंपैथेटिक फ्लो है उसके थ्रू क्या करेगा, ये डायरेक्टली किस सेल को स्टिमुलेट करेगा, डायरेक्टली स्टिमुलेट करेगा आपकी पॉल्किंसन सेल को। और पॉल्किंसन सेल जब स्टिमुलेट होगी तो फर्दर और क्या रिलीज होगा, यहाँ पे और ज्यादा रेनिन रिलीज होगा। ये जो सीएनएस के थ्रू जो स्टिमुलेशन हो रहा है इसके अंदर यहाँ पे जब ये इस सेल में पहुंचेगा तो न्यूरॉन क्या रिलीज करेंगे, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करेंगे। नॉरएपिनेफ्रिन यहाँ पे पाए जाते हैं, इस पॉल्किंसन सेल में पाए जाते हैं बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। और ये बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को कौन ब्लॉक करता है, सॉरी स्टिमुलेट करता है, जो अपन ने सीएनएस स्टिमुलेट किया उसकी वजह से कौन स्टिमुलेट हो जाएगा, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे। और बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होंगे तो पार्किंसन सेल स्टिमुलेट होगी और उसकी वजह से और ज्यादा क्या रिलीज होगा, रेनिन रिलीज होगा। तो जो अपन बीटा ब्लॉकर ड्रग देते हैं वो इसी रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। जब अपन बीटा ब्लॉकर देते हैं तो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा, और ये ब्लॉक हो जाएगा तो सेल स्टिमुलेट नहीं होगी, और सेल स्टिमुलेट नहीं होगी तो आपका रेनिन नहीं आएगा, और रेनिन नहीं आएगा तो हाइपरटेंशन थोड़ा कम हो जाएगा। तो बीटा ब्लॉकर कहाँ एक्ट करती है, जो पॉल्किंसन सेल है उसके अंदर बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पाया जाता है, उसको क्या करती है, ब्लॉक करती है। तो यहां तक अपन ने 3 मैकेनिज्म पढ़े जिसके थ्रू आपको क्या रिलीज हो रहा है, रेनिन का प्रोडक्शन हो रहा है। पहला था पॉल्किंसन सेल डायरेक्टली प्रेशर को मॉनिटर करती है और उसकी वजह से जब प्रेशर कम होगा तो रिलीज क्या करेगी, ये रेनिन। सेकंड अपन ने देखा कि मैकुला डेंसा जो सोडियम को मॉनिटर करती है, जब इनको फिल्ट्रेट के अंदर सोडियम का अमाउंट कम मिलेगा तो उसकी वजह से डायरेक्टली किसको स्टिमुलेट करेगी, पॉल्किंसन सेल को, और उसकी वजह से और ज्यादा रिलीज होगा रेनिन। थर्ड अपन ने देखा कि जो कैरोटिड साइनस है वो भी प्रेशर को मॉनिटर करते हैं, जब उनको प्रेशर कम लगेगा तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगे, और सीएनएस स्टिमुलेट किसको करेगा, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को। और ये बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर डायरेक्टली किसको स्टिमुलेट करेंगे, पॉल्किंसन सेल को, जो इसी में पाए जाते हैं। और ये बीटा ब्लॉकर ड्रग इसी रिसेप्टर पे जाके क्या करती है, आपकी एक्ट करती है। तो ये पाथवे था कि कैसे आपको ब्लड के अंदर रेनिन का, किडनी रेनिन सीक्रेट कर रही है। तो अब आपके पास क्या आ गया, सर्कुलेशन में आपके पास रेनिन पहुंच गया। अब अपन बात करेंगे कि ये रेनिन क्या करता है। वॉल्यूम कम हुआ, बीपी ड्रॉप हुआ, उसको ये रेनिन कैसे इंक्रीज करेगा। तो हम बात करते हैं अब रेनिन की। जैसे ऑलरेडी अपन ने जो बनाया था ये अपना सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब इस सर्कुलेशन में क्या आ गया आपके पास, रेनिन आ गया। अब यहाँ पे क्या पहुंच गया आपके पास, किडनी के थ्रू क्या आ गया आपके पास, रेनिन आ गया। इसके अंदर स्ट्रक्चर जो अपन बात करेंगे कुछ और स्ट्रक्चर्स की, वो होगी आपका लीवर, और लीवर के साथ में अपन बात करेंगे लंग्स, और आपका होगा एड्रेनल ग्लैंड। तो स्टार्ट करते हैं अपन इसमें। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही ये रेनिन सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगा, फर्स्ट ये किसके पास जाएगा, फर्स्ट जाएगा इस सर्कुलेशन में। लीवर क्या करता है, एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन कंटिन्यूसली रिलीज करता रहता है। कंटिन्यूसली क्या करता है ये लीवर, एक प्रोटीन को रिलीज करता है, और उस प्रोटीन का नाम है एंजियोटेंसिनोजन।
प्रोटीन कौन सा रिलीज करता है ये, एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन, या इसको मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूं एंजियोटेंसिनोजन, एटीजी। ये क्या है आपका एंजियोटेंसिनोजन। जब ये रेनिन ब्लड से सर्कुलेट होके इसके पास पहुंचेगा, इस एंजियोटेंसिन के पास, तो ये रेनिन क्या करेगा, इस एंजियोटेंसिन को, या एंजियोटेंसिनोजन है उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर, एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किसके थ्रू हुआ ये, इस रेनिन ने क्या किया यहाँ पे, डायरेक्टली इस रिएक्शन में जाके इसमें एंजियोटेंसिन को, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर दिया रेनिन ने। तो इस रेनिन का सिर्फ इतना ही काम है कि ये किसको किसमें कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिनोजन को किसमें कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर। और ये काम किसका है, आपके रेनिन, ये रेनिन ने कन्वर्ट कर दिया। अब ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट है, इसकी बात करते हैं। तो ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट जब लीवर की सेल्स, जो लीवर की कैपिलरीज है, लीवर के अंदर लंग्स में पहुंचेगा, लंग्स की कैपिलरीज के अंदर पहुंचेगा, तो वहां पे क्या होती है, जो लंग्स की कैपिलरीज की जो एंडोथीलियम होती है, उस एंडोथीलियम के अंदर एक स्पेशल टाइप का एंजाइम पाया जाता है, उसको अपन बोलते हैं ACE, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, या इसको अपन बोलेंगे ACE। ये ACE यहां आएगा और किसको क्या करेगा, एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो यहां पे आपको क्या याद रखना है, जब एंजियोटेंसिन फर्स्ट लंग्स की कैपिलरीज से क्रॉस होगा, तो ACE एंजाइम, जो लंग्स की कैपिलरीज की एंडोथीलियम है उनके अंदर ACE एंजाइम होता है, वो एंजाइम क्या करता है, इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। याद रखना है कौन कन्वर्ट कर रहा है इसको, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन फर्स्ट को सेकंड में कहां पाया जाता है, लंग्स की जो कैपिलरीज है, जो उनकी एंडोथीलियम के ऊपर क्या पाया जाता है, आपका एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम पाया जाता है। पहला फंक्शन तो यह है ACE का। इसका एक और फंक्शन होता है ACE का, और वो होता है, ये क्या करता है, जो ब्रेडिकाइनिन होता है, ब्रेडिकाइनिन की बात करें तो ब्रेडिकाइनिन क्या है, एक वेजोडाइलेटर है। ब्रेडिकाइनिन किस टाइप का सब्सटेंस है, ये वेजोडाइलेटर। और जब ये ACE एंजाइम एंजियोटेंसिन फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट करेगा, उसी टाइम ये ब्रेडिकाइनिन को भी क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, इसको भी क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। जैसे ही ये एंजाइम फंक्शनिंग में आएगा, एक तो इसको इसमें कन्वर्ट कर देगा, और इसके साथ साथ में ब्रेडिकाइनिन को भी क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। और जब ब्रेडिकाइनिन ब्लॉक होगा तो वेसोडाइलेशन इफेक्ट था वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और वेसल जब डायलेट नहीं होगी। और जो एंजियोटेंसिन सेकंड है, ये किस टाइप का है, ये वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर। तो अब वेसल्स डायलेट ना होके क्या होगी, कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, और जब वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो ऑब्वियसली अपना ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो हम आगे देखते हैं। तो यहाँ से दो चीज याद रखनी है ACE के बारे में। पहला तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर रहा है, और एक दूसरा फंक्शन है ब्रेडिकाइनिन जो वेसोडाइलेटर है उसको क्या कर रहा है, ये ब्लॉक कर रहा है। तो ये था एंजियोटेंसिन सेकंड बनने का फंक्शन, कैसे एंजियोटेंसिन सेकंड फॉर्म हो रहा था। रेनिन आया था, ऑलरेडी अपन ने देखा। ये रेनिन जब लीवर की हेपेटोसाइट जो एंजियोटेंसिनोजन रिलीज करती है उसके कांटेक्ट में आएगा, तो इस एंजियोटेंसिनोजन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। और ये फर्स्ट ACE की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एंजियोटेंसिन सेकंड में। और इसके साथ में क्या करेगा, ब्रेडिकाइनिन को भी ब्लॉक कर देगा। तो ये किसका फंक्शन हो गया, एंजियोटेंसिन रेनिन का और आपका जो ACE दोनों का। और जो अपन ACE इनहिबिटर ड्रग देते हैं, कैप्टोप्रिल जो रामाप्रिल ड्रग्स होती है, वो ACE इनहिबिटर ड्रग का आती है, इसी के ऊपर आके क्या करती है, अपना इफेक्ट करती है। ACE इनहिबिटर ड्रग क्या करती है, ACE एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। और जब ये एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा तो जो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है वो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, और वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा तो जो ब्लड प्रेशर हाई हो रखा वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो बीपी को कम करने के लिए अपन ACE इनहिबिटर ड्रग्स जो यूज करते हैं वो अपन ACE इसी को ब्लॉक करता है, ये इस एंजाइम को ही।
अब अपन बात करते हैं कि ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड यहाँ फॉर्म हुआ है ये क्या फंक्शन करेगा, इसका बॉडी में क्या फंक्शन होगा। तो बात करते हैं इस ACE के बारे में, मैं इधर आपको समझाता हूँ इसके बारे में। तो एक तरफ अपन बनाते हैं आपका वीनस ड्रेनेज सिस्टम और दूसरी तरफ है आपका आर्टीरियल ब्लड का सिस्टम, और दूसरा आपका एक तरफ आर्टीरियल और दूसरा आपका वीनस, और ऊपर आपका इधर क्या है हार्ट, इधर आपका ये आपका ब्यूटीफुल हार्ट, ये इधर से आर्टीरियल और इधर से ये वीनस ब्लड जा रहा है। तो ऑलरेडी यहाँ क्या रहेगी आपकी कैपिलरीज रहेगी, ये आपकी कैपिलरीज, एक तरफ आपका आर्टीरियोल्स और दूसरी तरफ आपका वेन्यूल्स, एक तरफ वेन्यूल्स और दूसरी तरफ आपका आर्टीरियोल्स। तो नॉर्मली अब अपन ने देखा यहां तक कि जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या रिले आ गया आपका एंजियोटेंसिन सेकंड आ गया। एंजियोटेंसिन सेकंड के बारे में मैंने इधर लिखा कि ये क्या करता है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है। तो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन के लिए क्या करेगा, एंजियोटेंसिन सेकंड कहाँ जाएगा, डायरेक्टली इन वेसल्स पे, एक वेन्यूल्स पे और दूसरा किसकी तरफ जाएगा, आपके आर्टीरियोल्स की तरफ, और दोनों को क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। इसको भी कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा और वेन को भी क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। तो बेसिकली अगर अपन देखें तो बॉडी के अंदर जो अराउंड मैक्सिमम अमाउंट जो होता है ब्लड का वो किस में प्रेजेंट होता है, आपका वेन के अंदर होता है। अराउंड 70% ब्लड वेन में प्रेजेंट होता है और रिमेनिंग अराउंड 30% आप आर्टरीज में देते हैं। तो जब वेन यहाँ पे क्या होगी, कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, यहाँ पे वेन्यूल्स और वेन जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, तो जो वेन के अंदर मैक्सिमम ब्लड फिल्टेड है वो ब्लड की तरफ मूव करेगा, सर्कुलेशन यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा वॉल्यूम, और जब ज्यादा ब्लड आएगा तो ज्यादा कार्डियक फिलिंग होगी, ज्यादा ब्लड लंग्स में पहुंचेगा और ज्यादा क्या आएगा आपके पास इधर वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम में, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के पास ज्यादा आएगा, तो ज्यादा आएगा तो यहाँ से जो कार्डियक आउटपुट होगा वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। जब वेन कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो कार्डियक का जो विनस रिटर्न हो रहा है वो विनस रिटर्न इंक्रीज होगा, और विनस रिटर्न इंक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। और जैसे ही कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कार्डियक आउटपुट बढ़ने से यहाँ क्या हो गया, इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। पहली चीज याद रखना है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ गया, कार्डियक आउटपुट बढ़ने से। और कार्डियक आउटपुट क्यों बढ़ा, क्योंकि वेन में कॉन्स्ट्रिक्शन किया, कॉन्स्ट्रिक्ट होने से ब्लड सारा वेनस रिटर्न इंक्रीज हुआ, वेनस रिटर्न इंक्रीज से कार्डियक आउटपुट क्या हो गया, आपका इंक्रीज हो गया। सेकंड, जब यहाँ पे आर्टरीज जो आर्टीरियोल्स है ये जब कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो जो ब्लड कार्डियक आउटपुट के बाद जो ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचा है ये यहाँ से फ्लो करके किधर चला जाता है, डायरेक्टली वापस वेन्यूल्स में होके सर्कुलेशन में चला जाता है। लेकिन ये आर्टीरियोल्स यहाँ पे क्या है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है, और आर्टीरियोल कॉन्स्ट्रिक्टेड होने की वजह से जो कार्डियक आउटपुट आया है वो इजीली उतना फास्टली वापस इधर वेनस रिटर्न के लिए मूव नहीं कर सकता जितना पहले कर रहा था। उसकी वजह से जो आपका आर्टीरियल ब्लड है उसकी वजह से यहाँ क्या बढ़ेगा, इस आर्टीरियल ब्लड का भी जो जब हार्ट डायस्टोल कर रहा होगा उस टाइम यहाँ पे क्या बढ़ेगा, तो डायस्टोल यानी हार्ट रिलैक्स हो रहा है, तो ये पूरा क्लोज चेंबर बन जाएगा, ये वाल आपका क्लोज हो जाएगा और इधर से ऑलरेडी क्लोज है, तो यहाँ पे आपके वॉल है ये क्लोज हो गया और इधर से भी क्लोज हो गया, तो इसका प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ेगा तो उसकी वजह से आपकी डायस्टोलिक बीपी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो पहला वे हो गया कैसे ब्लड इंक्रीज ब्लड प्रेशर हुआ कि एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है, वेन और आर्टरियोल्स दोनों को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएगा और कॉन्स्ट्रिक्शन से कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, उससे आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और जब डायस्टोल या डायस्टोलिक के टाइम हार्ट जब डायस्टोल कर रहा होता है रिलैक्स फेज में है, तो जो ये आपका वॉल है ये क्लोज हो जाएगा और इधर से आपने कॉन्स्ट्रिक्ट करके इसको बंद कर रखा, तो इस एरिया का प्रेशर इंक्रीज होगा और उसकी वजह से बीपी क्या हो जाएगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो पहला देखा अपन ने ये वाला। अब अपन बात करते हैं सेकंड,
दूसरा और कौन सा मेथड है जिसके थ्रू आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा? तो बात करें सेकंड, जैसे ही ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा या वॉल्यूम क्या होगा आपका कम होगा, तो एंजियोटेंसिन सेकंड जो अपन ने देखा, पहला वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराया, दूसरा ये कहां पहुंचेगा? एड्रेनल ग्लैंड के अंदर जाएगा। कहां पहुंचेगा ये? एड्रेनल ग्लैंड के अंदर जाएगा और ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। इसका एक जो एरिया होता है जिसको अपन बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। कहां जाएगा ये? जोना ग्लोमेरुलोसा। और यहां से क्या रिलीज कराएगा? एल्डोस्टेरोन। क्या रिलीज होगा? एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा। और जब एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा तो ऑलरेडी कल मैंने आपको बताया था एल्डोस्टेरोन कहां पहुंचेगा? जो आपका प्रिंसिपल सेल थी, ऑलरेडी मैंने कल समझाया था। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा यहाँ पे? कल अपन ने बात किया था, ये आपका नेफ्रॉन, ऑलरेडी मैंने कल समझाया था इसके बारे में कि जो प्रिंसिपल सेल्स पाई जाती है यहाँ पे, ये आपकी प्रिंसिपल सेल या पी सेल जिसको अपन बोलते हैं, एल्डोस्टेरोन जाके कहाँ एक्ट करेगा? इन प्रिंसिपल सेल पे जाके एक्टिवेट करेगा और यहाँ से क्या होगा? सोडियम को बाहर भेजेगा और इस सेल में क्या हो जाएगा? सोडियम पोटेशियम पंप को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। सोडियम बाहर जाएगा और जब इस एरिया में सोडियम का अमाउंट कम हो जाएगा तो इधर से सोडियम कहाँ चला जाएगा? सेल के अंदर, और सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होगा। सोडियम के साथ वाटर भी रीएब्जॉर्ब होगा और साथ में एक और काम करेगा, एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? यहाँ पे पोटेशियम चैनल पाए जाते हैं उनको ओपन करेगा और पोटेशियम को इसमें लीक करवा देगा। तो एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा है? प्रिंसिपल सेल में जाके सोडियम को रीएब्जॉर्ब करवा रहा है, सोडियम और उसके साथ में क्या आ जाएगा आपका? वाटर भी। तो ये फिर से किस में पहुंचेगा? सोडियम एंड वाटर यहाँ से रीएब्जॉर्ब होके सिस्टमिक सर्कुलेशन में, और ये फिर क्या बढ़ाएगा? आपके जो वाटर है और सोडियम है और वाटर है और जब ब्लड में मिक्स होगा तो उसकी वजह से वॉल्यूम फिर बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसकी वजह से आपका बीपी फिर से क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो जो सेकंड मैकेनिज्म है एल्डोस्टेरोन का ये है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है? यहाँ पे प्रिंसिपल सेल से सोडियम एंड वाटर को रीअब्सॉर्ब करवाता है और उसकी वजह से आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो सेकंड फंक्शन ये हो गया। थर्ड अपन बात करें तो जैसे ही बॉडी के अंदर, जो नॉर्मली अपन बात करें बॉडी के अंदर, जैसे ही वॉल्यूम कम होगा तो एल्डोस्टेरोन सेकंड जो क्या करेगा? आपके सिंपैथेटिक फ्लो भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। जो आपका ब्रेन है, ब्रेन के अंदर जाएगा और ब्रेन के अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल्स है या स्पेशल पार्ट है, वो है आपकी ग्लैंड है, स्पेशल ग्लैंड जिसको अपन बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके पोस्टीरियर पार्ट में जाएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और उसको स्टिमुलेट करके वहां से एक हार्मोन रिलीज कराएगा जिसको अपन बोलते हैं ADH। तो क्या होगा? ये एल्डोस्टेरोन का एंजियोटेंसिन क्या करेगा? ये क्या रिलीज कराएगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज कराएगा? ADH। और ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन या ADH ऑलरेडी मैंने कल समझाया था। ये आपका जो लास्ट पार्ट है इस डिस्टल पार्ट पे आके एक्ट करता है, मोस्टली डिस्टल कॉर्नेटर ट्यूबल पे भी करता है और लास्ट ट्रैकिंग ट्यूब पे भी करता है। तो ये ADH आएगा और इन सेल को स्टिमुलेट करेगा, और ये सेल जब स्टिमुलेट होगी तो ये क्या करेगी? इधर का जो फ्लूइड है वो बहुत ही ज्यादा हाइपर ऑस्मोलर है, ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था। हाइपर ऑस्मोलर होगा तो फ्लूइड कहां से कहां मूव करवा देगी? ये सेल जो ट्यूबल्स है वहां से H2O वाटर को कहां मूव करवा देगी? आउटसाइड मूव करवा देगी। और जब वाटर बाहर की तरफ मूव करेगा फिर से ये वाटर कहां पहुंचेगा? सिस्टमिक सर्कुलेशन में, और आपका वॉल्यूम फिर से क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से ये एल्डोस्टेरोन और उसके साथ में ADH हार्मोन, उसके अलावा आपका एंजियोटेंसिन सेकंड, बहुत सारे फंक्शंस जो अपन देखे यहाँ पे। पहला था कि जैसे ही वॉल्यूम कम होगा तो एल्डोस्टेरोन स्टिमुलेट होगा और एंजियोटेंसिन सेकंड बनेगा, और एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करेगा? वेन और आर्टरी को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, उसकी वजह से प्रेशर बढ़ेगा और आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा ये क्या करेगा? एड्रेनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन रिलीज कराएगा। एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा है? यहाँ पे सोडियम का एब्जॉर्प्शन करा रहा है और पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट करा रहा है। जब सोडियम सर्कुलेशन में जाएगा वाटर के साथ में तो फिर से वॉल्यूम बढ़ेगा और उसकी वजह से आपका बॉडी का जो प्रेशर कम हुआ था वो फिर से क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और तीसरा अपन ने देखा कि ADH हार्मोन रिलीज होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करेगी? ADH, और ये ADH हार्मोन किस पे आके स्टिमुलेट करेगा? एक्ट करेगा
जो डीसीटी है आपका, और उसके साथ में कनेक्टिंग ट्यूबवेल से वहां पे एक्ट करेगा और वाटर को क्या करा देगा, रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, और वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाएगा तो फिर से वॉल्यूम बढ़ेगा, फिर से वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका बीपी जो था, ब्लड प्रेशर, वो क्या हो जाएगा, फिर से नॉर्मल इंक्रीज हो जाएगा। तो ये था रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम या रास सिस्टम। अगर आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम उसको नेक्स्ट कल जो टॉपिक कंटिन्यू अपन करेंगे उसमें उसको डील कर सकें, उसका आपके डाउट को क्लियर कर सकें। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।